वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास। हम पढ़ रहे हैं स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन के अंडर प्लांट ब्रीडिंग, उसका बॉटनी का पार्ट। और हमने कन्वेंशनल या क्लासिकल ब्रीडिंग क्या होती है, उसके क्या 5 स्टेप्स हैं, कौन कौन सी बॉडीज उसमें एसोसिएटेड हैं, कौन सा रूट स्टेप है, क्रूशियल स्टेप है, टाइम कंज्यूमिंग स्टेप है, इन सबको डिस्कस किया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं उस पार्ट से। फिर हमने पढ़ा द वेरियस टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स रिलेटेड टू हाइब्रिडाइजेशन। आज की क्लास में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो डायरेक्टली एनसीईआरटी में बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ है, बट उस पे से क्वेश्चंस आते हैं, वो इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉन्सेप्चुअल है, आपको बहुत मजा आएगा उसको पढ़कर। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं विद अ वेरी इंटरेस्टिंग टर्मिनोलॉजी, दैट इज हेटेरोसिस या हाइब्रिड विगर। हाइब्रिड विगर, और ये जो टर्म है, ये टर्म दिए थे शुल ने। नाउ क्या मतलब है इसका, मैं पहले इसको एक्सप्लेन करती हूं और फिर हम इसकी डेफिनेशन को समझकर फिर लिखेंगे। देखिए, मान लीजिए कि कोई एक पेरेंट ए है, पेरेंट ए, और ये है पेरेंट बी, ठीक है। अब ये जो पेरेंट ए है, इसका जो जीनोटाइप है वो कुछ ऐसा है, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी, सी सी डी डी। अब आप लोग जेनेटिक्स पढ़ चुके हो, आपको इतना पता है कि ये डोमिनेंट अलील है होमोजाइगस कंडीशन में, ये भी डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन, ये रेसेसिव होमोजाइगस, ये भी रेसेसिव होमोजाइगस। ज्यादातर रेसेसिव अलील्स जब होमोजाइगस कंडीशन में आते हैं तो वो कोई ना कोई हार्मफुल इफेक्ट शो करते हैं। ये एक बेसिक सा इंफॉर्मेशन है, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। इन दो कैपिटल ए और कैपिटल बी के डोमिनेंट पोजीशन में होने के कारण ये जो प्लांट है पेरेंट ए, इसकी हाई यील्ड है, हाई यील्ड बिकॉज ऑफ डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन। लेकिन ये जो स्मॉल सी और स्मॉल डी यानी रेसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में सी और डी जीन्स हैं, ये इसके डिजीज रेजिस्टेंस को कम कर देते हैं, यानी ससेप्टिबिलिटी को बढ़ा देते हैं, यानी जल्दी से ये इन्फेक्शन कैच कर सकता है। तो भले ही इसकी हाई यील्ड है, ये खराब हो जाएगा। आ रहा है समझ? अगर ये डोमिनेंट कंडीशन में होता, कैपिटल सी कैपिटल डी, तो ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता, बट ये होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन में आने के कारण से ये दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर इट्स ससेप्टिबिलिटी टू डिजीज, स्मॉल सी स्मॉल डी। अब हम जो क्रॉस करवा रहे हैं पेरेंट बी से, इसका जीनोटाइप कैसा है? ऐसा, सी और डी डोमिनेंट स्टेट में है। अगर ये कैपिटल ए, हमें पता है अगर ये एक, सपोज ये कैपिटल ए स्मॉल ए हो, हेट्रोजाइगस कंडीशन, तो भी अफेक्ट किसका शो होता है? कैपिटल ए का। डोमिनेंट अलील होमोजाइगस हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करता है, तो भी इसके अंदर क्या होती? हाई यील्ड। बट क्योंकि ये दोनों रेसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में है, यानी इसकी कैसी हो जाएगी? लो यील्ड। इस प्लांट की यील्ड कैसी है? लो, क्योंकि ए और बी दोनों ही जीन्स होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन में है। बट सी और डी जीन्स अब होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में है, तो ये इसे प्रोवाइड करवाएंगे रेजिस्टेंस टू डिजीज बिकॉज ऑफ दिस होमोजाइगस डोमिनेंट सी एंड डी जीन। ये प्लांट भी हमारे काम का नहीं है, क्योंकि हाई यील्ड है लेकिन बीमारी जल्दी लग जाती है, खराब हो जाएगी फसल। ये भी काम का नहीं है, क्योंकि भले ही बीमारियों से बच रहा है लेकिन यील्ड ही पुअर है। हम तो एक ऐसा प्लांट चाहते हैं जिसकी यील्ड भी हाई हो और रेजिस्टेंस भी हो। ये तो प्योर लाइन जनरेटेड, प्योर लाइन है। हम इसका कराएंगे हाइब्रिडाइजेशन। ये हमने हाइब्रिडाइजेशन करवाया, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन या क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। और अब आप इसको जानते हो, अगर ये बाइसेक्सुअल है तो इमास्कुलेशन करवाएंगे, और उसके बाद में बैगिंग और डी बैगिंग, एक के पोलन को दूसरे के स्टिग्मा पे डस्ट करेंगे, फिर री बैगिंग करेंगे, और इससे फिर F1 जनरेशन प्रोड्यूस होगी, उसकी सीड्स होंगी, उसे हम ग्रो करके चेक करेंगे। ये सब हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। इससे जो हाइब्रिड बना, कैसा बनेगा?
यहां से जो गैमीट बनेगा, गैमीट हैप्लॉइड होता है, कैपिटल ए एक आ जाएगा इन दो में से एक, इसमें से एक कैपिटल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी आ जाएगा, यहां से एक स्मॉल ए एक स्मॉल बी, कैपिटल सी कैपिटल डी, यानी हाइब्रिड कैसा बनेगा, क्या मैं ये लिख सकती हूं, हेट्रोजाइगस हो जाएगा। ठीक है, और हम जानते हैं कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में फिनोटाइप यानी जो एक्सप्रेशन होता है कैरेक्टर का वो कौन से अलील का शो होता है, डोमिनेंट का। कैपिटल ए स्मॉल ए, कौन अलील अपना एक्सप्रेशन देगा, कैपिटल ए। कैपिटल ए का क्या एक्सप्रेशन है, हाई यील्ड, तो ये प्लांट में कैपिटल ए और कैपिटल बी है तो इसकी यील्ड कैसी हो जाएगी, हाई यील्ड। और इसमें एक एक कम से कम कैपिटल सी और कैपिटल डी भी है तो वो क्या दे देंगे इसको, डिजीज रेजिस्टेंस। यानी ये जो हाइब्रिड है ये फिनोटिपिकली यानी जो एक्सप्रेस्ड कैरेक्टर्स हैं उनके मामले में अपने दोनों पेरेंट्स से सुपीरियर है। इस पेरेंट से सुपीरियर है क्योंकि इसमें डिजीज रेजिस्टेंस भी है, इस पेरेंट से सुपीरियर है क्योंकि इसकी हाई यील्ड है, राइट। सो ये जो F1 हाइब्रिड है, फर्स्ट जनरेशन का हाइब्रिड है, ये अपने दोनों ही पेरेंट से सुपीरियर है। इस फिनोमिनन को कहते हैं हाइब्रिड विगर। विगर, विगर का मतलब शक्तिशाली होना, एक्स्ट्रा पोटेंशियल होना, एक्स्ट्रा पावर होना। ये हाइब्रिड पावरफुल है, ज्यादा फिनोटिपिकली सुपीरियर है दोनों पेरेंट से इन वन और मोर ट्रेट्स। दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड विगर और हेटेरोसिस। क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें जो हाइब्रिड्स ऑब्टेन होंगे वो अपने पेरेंट से सुपीरियर होंगे, राइट। So now we can write the definition. What is heterosis? What does it mean? It is the phenotypic superiority. Phenotype, phenotypic superiority. किसकी superiority है? Of, रटने की जरूरत नहीं है, F1 हाइब्रिड किसके ऊपर सुपीरियर है, दोनों पेरेंट्स के। So over either of its parents in one or more traits, एक या एक से ज्यादा ट्रेड्स में अपने दोनों ही पेरेंट्स से फिनोटिपिकली सुपीरियर है F1 हाइब्रिड। इसे कहते हैं हेटेरोसिस या हाइब्रिड विगर, जो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन का। नाउ ये जो हाइब्रिड विगर है इसे कौन सी थ्योरी एक्सप्लेन करती है, सो नाउ इट इज, दैट मीन्स हाइब्रिड विगर इज एक्सप्लेन्ड बाय डेवेनपोर्ट ने दी थी। सो डेवेनपोर्ट्स डोमिनेंस हाइपोथेसिस। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूं, बहुत सिंपल है। हाइपोथेसिस बहुत सिंपल सी बात है, क्या है, ये हाइब्रिड अपने पेरेंट्स से सुपीरियर क्यों है, क्योंकि पेरेंट्स में जो होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन में हार्मफुल इफेक्ट आ गया था, जैसे ही हाइब्रिड में हेट्रोजाइगस कंडीशन आई, हेट्रोजाइगस मतलब एक डोमिनेंट अलील एक रेसेसिव अलील, तो डोमिनेंट अलील ने रेसेसिव अलील के हार्मफुल इफेक्ट के एक्सप्रेशन को मास्क कर दिया, कवर कर दिया, ढक दिया, डोमिनेट कर दिया और अपना अच्छा वाला इफेक्ट शो कर दिया। तो क्यों हाइब्रिड विगर है, क्यों हाइब्रिड सुपीरियर है, क्योंकि डोमिनेंट अलील हेट्रोजाइगस कंडीशन में रेसेसिव अलील को डोमिनेट कर सकता है, मास्क कर सकता है उसके इफेक्ट को, इसीलिए। तो क्यों होता है हाइब्रिड विगर, क्या है ये थ्योरी, बिकॉज इन हेट्रोजाइगस कंडीशन जो हाइब्रिड में प्रेजेंट है, इन हेट्रोजाइगस कंडीशन द डोमिनेंट अलील, देखो भाई सिंपल सी बात है, अगर होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन है तब तो प्रॉब्लम ही नहीं है, डोमिनेंट अलील का ही एक्सप्रेशन होगा क्योंकि दोनों अलील्स डोमिनेंट है। होमोजाइगस रेसेसिव है तो जो भी रेसेसिव अलील का एक्सप्रेशन है वो होगा। लेकिन हेट्रोजाइगस में सवाल उठता है कि डोमिनेंट रेसेसिव को मास्क करेगा कि रेसेसिव डोमिनेंट को मास्क करेगा, और यहाँ पे डोमिनेंट रेसेसिव को मास्क कर रहा है, इसीलिए डोमिनेंस हाइपोथेसिस नाम है। सो बिकॉज इन हेट्रोजाइगस कंडीशन द डोमिनेंट अलील masks the
harmful expression of recessive allele. क्लियर? और इसीलिए हाइब्रिड जो है वो अपने दोनों पेरेंट से सुपीरियर है. सो दिस इज व्हाट इज नोन एज हाइब्रिड विगर. नाउ हमने ज़ूलॉजी में जब इस चैप्टर को पढ़ा था तब भी मैंने वहां पर एक टर्मिनोलॉजी आपको एक्सप्लेन की थी जिसमें बहुत क्वेश्चंस भी आते हैं, और वो है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन. हमने पढ़ा था कि अगर हम सेम ब्रीड्स प्योर लाइंस को क्रॉस करवाते रहे तो एक टाइम आता है जब उनकी फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है, जो यील्ड वो दे रहे हैं, फर्टिलिटी, वो सब कुछ रिड्यूस हो जाता है एनिमल्स में. सेम ऐसा ही प्लांट्स में भी होता है. इसे ही यहाँ पर प्लांट्स में भी कहते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन. तो अब हम नेक्स्ट टर्म पढ़ रहे हैं, दैट इज इन ब्रीडिंग डिप्रेशन. ज़ूलॉजी में भी पढ़ा था, सेम फंडामेंटल है, सेम कॉन्सेप्ट है, समझिएगा. एग्जाम्पल देके दिखाती हूं. अभी अभी हमने ये हाइब्रिड बनाया था. अब मैं चारों जीन्स नहीं लिख रही हूं, थोड़ा लंबा क्रॉस हो जाएगा. सपोज ये एक हाइब्रिड बनाया था हमने, ये सपोज हाई यील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल था और ये सपोज डिजीज रेजिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल था. हम इसकी सेल्फिंग करा रहे हैं कई जनरेशंस तक. अब क्या होगा? वही पहले सेग्रीगेशन होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल बी स्मॉल बी. इसमें जो गैमीट्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे? कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी. यहां पर भी ऐसे ही बनेंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी. हम सब जेनेटिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं. ये तो डोमिनेंट, यहां पर भी दोनों डोमिनेंट ट्रेट्स हो जाएंगे क्योंकि हेट्रोजाइगस कंडीशन में है. यहां पर भी डोमिनेंट हो जाएगा, ये भी डोमिनेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं, सारे अच्छे इफेक्ट्स आ जाएंगे. यहां क्या होगा इस कंडीशन में? ये देखिए, इसका इससे जब क्रॉस होगा तो ये कंडीशन आ गई, यील्ड भी पुअर हो जाएगी और रेजिस्टेंस भी नहीं रहेगा. इसका इससे क्रॉस हुआ, ये कंडीशन आ गई, रेजिस्टेंस तो है पर यील्ड पुअर है. तो यानी कि जब हम सेल्फिंग कराएंगे हाइब्रिड्स की तो बहुत हाई चांस है कि होमोजाइगोसिटी बढ़ती है और उसमें हो सकता है कि रेसेसिव वाले जो अलील्स हैं वो भी होमोजाइगस कंडीशन में आ जाएं. और अगर वो होमोजाइगस कंडीशन में आ गए तो फिर वो अपना हार्मफुल इफेक्ट शो कर देंगे, जिससे कि फर्टिलिटी, विगर, जो भी सुपीरियर क्वालिटी है वो फिर से डिग्रेड हो जाएगी. इसे ही डिप्रेशन, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं. राइट? तो आइए पहले समझते हैं. व्हेन हाइब्रिड्स, सुपीरियर हाइब्रिड्स are selfed continuously, that means for many generations. याद है आपको? फिर इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचे कैसे थे हम? आउट क्रॉस करवा के. याद आया? आउट ब्रीडिंग से. सो व्हेन हाइब्रिड्स आर सेल्फ्ड कंटिन्यूअसली, क्या होगा? होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होती है. हमने पढ़ा था प्योर लाइंस की सेल्फिंग से होमोजाइगोसिटी इंक्रीजेस. और अगर होमोजाइगोसिटी इंक्रीज हो रही है तो चांसेस हैं कि जो रेसेसिव अलील है वो भी होमोजाइगस कंडीशन में आ जाए. सो नाउ होमोजाइगस रेसेसिव अलील विल एक्सप्रेस इट्स हार्मफुल इफेक्ट. क्योंकि अभी तक हेट्रोजाइगस कंडीशन तक तो उसे डोमिनेंट अलील ने रोक रखा था उसके हार्मफुल एक्सप्रेशन को, पर अब नहीं रोक पाएगा, जिसके कारण से फर्टिलिटी एंड विगर रिड्यूस ऑफ द प्रोजेनी. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड इनब्रीडिंग डिप्रेशन. तो प्योर लाइन्स की हाइब्रिड्स जो बनाते हैं उस हाइब्रिड की कंटिन्यूअस सेल्फिंग नहीं करानी चाहिए. 4-5 जनरेशंस के बाद में उसकी फर्टिलिटी, विगर, जो भी क्वालिटी है वो रिड्यूस हो जाती है. सो नाउ लेट्स राइट डाउन द डेफिनेशन. व्हाट इज इनब्रीडिंग डिप्रेशन? इट इज रिडक्शन इन फर्टिलिटी and vigor of any plant or animal due to continuous selfing. प्लांट्स में कंटिन्यूअस सेल्फिंग हो गया और एनिमल्स की बात करें तो सेम ब्रीड, विद इन द सेम ब्रीड विच आर रिलेटेड फॉर 4 to 6 जनरेशंस, ये हमने पढ़ा था. उससे होता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन और उसे फिर हम ओवरकम करते हैं बाय आउट क्रॉसिंग. मैंने आपको बताया था जिसमें सेम ब्रीड बट नॉट रिलेटेड टू 4 to 6 जनरेशन, उनके साथ फिर हम उसका क्रॉस करवाते थे. राइट?
सो दिस इज इनब्रीडिंग डिप्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन से, सेल्फिंग से होमोजाइगोसिटी बढ़ती है, चांस होगा रेसेसिव अलील भी होमोजाइगस कंडीशन में आ जाए जो रेसेसिव जीन है, और उससे हार्मफुल इफेक्ट शो होंगे, फर्टिलिटी विगर रिड्यूस हो जाएगा। सो प्लीज नोट दिस, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स, हमने बहुत इंटरेस्टिंग दो टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस किया। आइए अब हम समझते हैं कि क्या क्रॉप इंप्रूवमेंट के क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग यानी हाइब्रिडाइजेशन के अलावा भी कोई मेथड्स हैं या सिर्फ इसी से इंप्रूव कर सकते हैं? ऐसा नहीं है, बहुत सारे मेथड्स हैं, आइए समझते हैं। सो ऐसा लिखती हूं मैं, मेथड्स ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट। कैसे कैसे हम क्रॉप की वैरायटी को इंप्रूव कर सकते हैं। एक तो हमने कन्वेंशनल या क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग देखा, जिसमें हम हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू दो अच्छे डिजायर्ड पेरेंट्स के कैरेक्टर्स को एक ही सिंगल प्रोजेनी में लेकर आ गए थे। ये तो पहला तरीका हो गया। सो लेट मी राइट, क्लासिकल और कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग, बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, हाइब्रिडाइजेशन। नाउ और भी बहुत सारे प्लांट ब्रीडिंग के तरीके हैं। प्लांट ब्रीडिंग तो मतलब हमको सुपीरियर ऑफस्प्रिंग बनाना है, या तो हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू बना लीजिए या पॉलीप्लॉइडी पढ़ेंगे हम। सिलेक्शन, आपको याद है स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा है बॉटनी में, ट्रिटिकम एस्टिवम जो ब्रेड व्हीट है, जो हम चपाती, बिस्किट, पेस्ट्री, ब्रेड बनाने के काम लेते हैं, वो हेक्साप्लॉइड है। नॉर्मली डिप्लॉइड प्लांट होता है, उससे हेक्साप्लॉइड व्हीट बन गया, क्रॉप इंप्रूव हो गया है, उसकी वैरायटी इंप्रूव हो गई है। तो ये भी तो एक तरह की क्रॉप इंप्रूवमेंट का मेथड हो गया। सिलेक्शन हम पढ़ेंगे। देन म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या होती है हम पढ़ेंगे। एंड देन जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी। जेनेटिक इंजीनियरिंग से कैसे हम क्रॉप इंप्रूव करते हैं, आपको याद है गोल्डन राइस वगैरह हमने कैसे बनाया था, वो सब कुछ हम बायोटेक में पढ़ चुके हैं, उसे हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपके कोर्स में इस चैप्टर में 1 और 4 म्यूटेशन ब्रीडिंग एंड क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग दिया, इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट पॉलीप्लॉइडी सिलेक्शन पर भी क्वेश्चंस आते हैं तो हमें वो पढ़ना भी जरूरी है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड मेथड। फर्स्ट मेथड हम डिस्कस कर चुके हैं, क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग। नाउ वी विल टॉक अबाउट पॉलीप्लॉइडी। इसका कुछ आइडिया मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, जेनेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर में। क्या होता है पॉलीप्लॉइडी? देखिए, ये है हैप्लॉइड, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, 2n डिप्लॉइड, डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। बट अगर 2 सेट से ज्यादा हो, जैसे हमारे में 2 सेट होते हैं 23, अगर 2 सेट से ज्यादा हैं तो उसे कहते हैं पॉलीप्लॉइडी। सो इट इज द phenomenon of having more than 2 set of chromosomes। ये हम सब जानते हैं, हमें इसका डिटेल नहीं पढ़ना है, हमें तो प्लांट ब्रीडिंग में पॉलीप्लॉइडी का कैसे रोल है वो समझना है। अब पॉलीप्लॉइड्स 2 तरह के हो सकते हैं, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रिंसिपल्स वाले चैप्टर में, ऑटोपॉलीप्लॉइड और एलोपॉलीप्लॉइड्स। याद आ रहा है? नाउ ऑटोपॉलीप्लॉइड्स मतलब जहां पर एक ही सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम बार बार मल्टीप्लाई हो, जैसे कैपिटल ए, एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम है, वो बार बार हो रहा है, 1, 4 ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है। मैं 4 बना देती हूँ अभी समझने के लिए, ठीक है। सो सेम बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम मल्टीप्लाइड, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं, डिटेल्स हम पढ़ चुके हैं प्रिंसिपल्स में। एलो मतलब डिफरेंट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम मल्टीप्लाइड, मतलब बहुत सिंपल है, एक ये सेट था कैपिटल ए, ये मल्टीप्लाई हो गया, और एक था कैपिटल बी, ये भी मल्टीप्लाई हो गया। अब ये क्रोमोसोम के सेट पे अलग जीन्स हैं, अलग कैरेक्टर्स को कोड कर रहे हैं, इस पे अलग जीन्स हैं, अलग कैरेक्टर्स को कोड कर रहे हैं। यहां पर इन चारों पर सेम जीन्स हैं, सेम कैरेक्टर्स के लिए। क्लियर? तो इस तरह से 2 टाइप के पॉलीप्लॉइड्स होते हैं, ऑटो और एलो पॉलीप्लॉइड्स। नाउ
पॉलीप्लॉइडी का मतलब बेसिकली क्या है कि जो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो 2 से ज्यादा हो रहे हैं। अगर डिप्लॉइड है, ट्रिप्लॉइड हो सकता है, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, मोर देन 2 अगर हो रहा है तो हमने उसे पॉलीप्लॉइडी कहा था। पॉलीप्लॉइडी 2 तरह से हो सकता है, या तो नेचर इंड्यूस करे, कुछ ऐसे चेंजेस हो कि नेचुरली किसी प्लांट में, क्रॉप में नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम बढ़ जाए, अपने आप 2 से ज्यादा हो जाए, या हम उसे आर्टिफिशियली इंड्यूस कर दें। तो इस बेसिस पर हम 2 टाइप की पॉलीप्लॉइडी पढ़ेंगे। मैं यहीं लिख देती हूं, नेचुरल विच इज अकरिंग नेचुरली इन नेचर, एंड आर्टिफिशियल जो हम करवाएंगे। याद है आपको, यहां मैंने आपको रैबेज का एग्जाम्पल दिया था, रैफिनोब्रासिका, राडेश और कैबेज को मिक्स करके जो क्रॉप बनाया था, और ट्रिटिकेल व्हीट और राइस से जो बनाया था, जो मार्केट में बहुत अच्छा अवेलेबल है, वो आर्टिफिशियली हमने बनाया है। लेकिन जो हमारी ब्रेड व्हीट है, हेक्साप्लॉइड ब्रेड व्हीट, ट्रिटिकम एस्टिवम, वो नेचुरल पॉलीप्लॉइडी के थ्रू एक इंप्रूव्ड क्रॉप नेचर में बना है। आइए अब हम समझते हैं नेचुरल पॉलीप्लॉइडी। इसमें हम पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसी पे क्वेश्चन आता है। मैं पहले आपको एक्सप्लेन करूंगी और उसके बाद हम एक ट्रिक से लर्न कर लेंगे किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहां पर हम समझेंगे origin of bread wheat which is Triticum aestivum, and you all know it is hexaploid. Hexaploid यानी 6 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, बेसिक सेट। अब नाम ब्रेड व्हीट है, पर केवल ब्रेड बनाने के काम नहीं आता। जो हम रोटी बनाते हैं, रोटी मतलब चपाती, मतलब पूड़ी, पराठे, चपाती, जो भी आप बनाएं, ब्रेड है, बिस्किट्स हैं, वो सब इसी व्हीट से बनता है। पास्ता मैक्रोनी नहीं, पास्ता मैक्रोनी मैदा, उसके लिए अलग व्हीट होता है, ट्रिटिकम टर्जिडम, ड्यूरम हम पढ़ेंगे, जो टेट्राप्लॉइड होता है। वील टॉक अबाउट इट। अब समझिए ये कैसे बना बाय नेचुरल पॉलीप्लॉइड। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी स्टूडेंट्स। करीब 10,000 साल पहले, 9-10 हज़ार साल पहले, जब एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था, तो एक जंगली वैरायटी थी जिसे कहते हैं वाइल्ड एनकॉर्न। वाइल्ड एनकॉर्न व्हीट, वाइल्ड एनकॉर्न व्हीट, ये एक वैरायटी नेचर के अंदर प्रेजेंट थी। बहुत अच्छे जीन्स थे रेजिस्टेंस के लिए डिजीजेस से, वाइल्ड वैरायटीज में हमेशा होते हैं। बट इसकी एक प्रॉब्लम थी। पहले तो मैं इसका बोटानिकल नेम लिखती हूं, इट इज ट्रिटिकम बॉटिकम। ट्रिटिकम बॉटिकम, और ये डिप्लॉइड था, यानी इसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स थे ऐसे, ठीक है। और टोटल क्रोमोसोम्स थे 14, यानी बेसिक सेट, हर सेट में 7 क्रोमोसोम्स थे। इसकी एक प्रॉब्लम थी स्टूडेंट्स, इसकी प्रॉब्लम ये थी कि इसमें शैटरिंग ट्रेट प्रेजेंट था। क्या होता है ये बड़ा नेगेटिव है, समझिए। शैटर हो जाना, टूट जाना, बिखर जाना। ये सपोज व्हीट है, व्हीट में हमें पता है ये इसका फ्रूट है, ग्रेन है। काटने के पहले, हार्वेस्ट करने के पहले ही ये फ्रूट, ये ग्रेन गिर जाता था, तो हार्वेस्टिंग डिफिकल्टी, बहुत सारा लॉस हो जाता था। तो ये इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं थी। नेचुरली नेचर ने इसमें एक म्यूटेशन किया, पता नहीं कैसे, कुछ चेंज हुआ इसके जीन में, डीएनए में, बेस, नाइट्रोजन बेस में। अब आप जानते हो, जेनेटिक्स पढ़ चुके हो, कुछ ना कुछ म्यूटेशन हुआ नेचुरली। सब नेचुरल हो रहा है, लिख देती हूं मैं, नेचुरल म्यूटेशन हुआ, जिसके कारण से इसका वो जीन जो इसको शैटर करवाता था, इसके फ्रूट्स को, वो नॉन शैटरिंग में कन्वर्ट हो गया। अब ये शैटर नहीं होता है, तो अब तो ये बहुत अच्छी व्हीट हो गई है। अब तो आप इसको खूब उगाइए और खूब फसल काटिए और गेहूं खाइए। तो अब ये कन्वर्ट हो गया कल्टीवेटेड एनकॉर्न व्हीट में, एनकॉर्न व्हीट में, अपने आप इस म्यूटेशन के कारण। इसको कहते हैं ट्रिटिकम मोनोकोकम, ये इसका बोटानिकल नेम है। और ये जो है, इसको, इसमें है नॉन शैटरिंग ट्रेट, ठीक है। हम ट्रिक भी लर्न करेंगे बाद में। और नॉन शैटरिंग के कारण से
ये डोमेस्टिकेट किया जाने लगा, यानी कि जो उस समय के फार्मर्स थे वो इसे ग्रो करने लगे अपने घरों में, खेतों में। डोमेस्टिकेटेड। ये भी अभी भी डिप्लॉयड है, मैं यहां लिख देती हूं, दिस इज डिप्लॉयड। ये भी डिप्लॉयड है। 2n इज इक्वल टू कैपिटल A इज इक्वल टू 14, डिप्लॉयड। अब एक दिन क्या हुआ, अपने आप नेचुरली वहां पर कोई घास भी होगी, एक गोट ग्रास होती है जिसे कहते हैं स्टूडेंट्स एजिलॉप्स स्पेल्टोइडिस। ये भी एक डिप्लॉयड ग्रास है, राइट। इसके साथ नेचुरल क्रॉसिंग, हाइब्रिडाइजेशन हो गया ट्रिटिकम मोनोकोकम का, मतलब दोनों में से किसी एक का पोलन दूसरे के स्टिग्मा पे डस्ट हो गया होगा, जिससे कि एक नया प्लांट बन गया। सो इस मोनोकोकम का क्रॉस हो गया एजिलॉप्स स्पेल्टोइडिस विच इज अ टाइप ऑफ ग्रास, गोट ग्रास। और ये जो है गोट ग्रास, मैं यहां पर इसको एक काम करते हैं, इसको हम बॉक्स में बना देते हैं। ट्रिटिकम मोनोकोकम विच इज कल्टिवेटेड वाइल्ड एंड कॉर्न व्हीट, डिप्लॉयड है। इसका क्रॉस हो गया एजिलॉप्स स्पेल्टोइडिस के साथ नेचुरली, और ये भी डिप्लॉयड है, ठीक है। 2n इज इक्वल टू, अब इसमें कोई AA सेम क्रोमोसोम तो होंगे नहीं, ये ग्रास है, कोई दूसरे होंगे, सपोज B है, इसमें भी 14 टोटल क्रोमोसोम्स थे, इनका क्रॉस हुआ, तो यहां हम बनाएंगे, ये हुआ नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन या नेचुरल क्रॉसिंग बाय चांस। क्या होगा समझिए, जो हाइब्रिड बनेगा उसमें क्या सिचुएशन होगी, यहां से इसका गैमीट आएगा कैपिटल A, इसका गैमीट लेकर आएगा कैपिटल B, तो क्या सिचुएशन बनी AB। क्रोमोसोम्स कितने आएंगे, 7 यहां से 7 यहां से, यानी अभी भी कितने हैं 14, तो ये भी क्या है डिप्लॉयड है, 2n कंडीशन है, ठीक है। अब बताइए ये फर्टाइल है या स्टेराइल है, ये कॉन्सेप्ट मैं प्रिंसिपल्स में पढ़ा चुकी हूं। ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स नहीं है इनकी तरह या इन दोनों की तरह, ये नॉन होमोलोगस हैं, और मियोसिस नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच नहीं होता, क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, गैमीट्स नहीं बनेंगे, तो ये जो हाइब्रिड है स्टूडेंट्स ये स्टेराइल है, ये स्टेराइल हाइब्रिड बना नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन से। क्यों, लेट मी राइट हियर, ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं और इसीलिए मियोसिस नहीं होगा, और इसीलिए गैमीट फॉर्मेशन भी नहीं होगा, और जब गैमीट फॉर्मेशन नहीं होगा तो आगे रिप्रोडक्शन कैसे होगा, पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर। ये जो हाइब्रिड है, अब हम इसको यहां बनाते हैं आगे, हाइब्रिड जो ट्रिटिकम मोनोकोकम और गोट ग्रास एजिलॉप्स स्पेल्टोइडिस के क्रॉस से बना है, स्टेराइल हाइब्रिड है, अभी भी ये डिप्लॉयड है, 2n इज इक्वल टू A, B इज इक्वल टू 14 है। इसमें बाय चांस पता नहीं कैसे नेचुरली डुप्लीकेशन हो गया, इसमें हो गया डुप्लीकेशन, और जब इसमें डुप्लीकेशन हुआ तो क्या होगा, ये A जो सेट ऑफ क्रोमोसोम है ये भी डुप्लीकेट हो गया और B भी डुप्लीकेट हो गया, तो कंडीशन क्या बन गई AA BB, और क्रोमोसोम्स कितने हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे 28। डुप्लीकेशन हुआ है क्योंकि 2n इज इक्वल टू, अब आप कहोगे मैम 2n क्यों लिखा है, यहां पे 2n का क्या मतलब है, 2n का मतलब है सोमैटिक सेल में कितने क्रोमोसोम है, सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर, ये तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन एक सेट में, बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम में जितने भी बेसिक क्रोमोसोम नंबर कितना है, इसमें एक सेट में टोटल 4 सेट में 28 है, तो एक सेट में कितने होंगे 28 डिवाइडेड बाय 4 दैट मीन्स 7, तो हम इसे कैसे लिखते हैं 4x। यहां पे समझिए क्या स्टोरी होगी, x की क्या कहानी है, यहां पे 2 सेट में 14 है,
यानी एक सेट में कितने हैं 7, तो आप इस 2n को एक्चुअली 2x भी लिख सकते हो। एक में 7, 7 इंटू 2 14। यहां भी ऐसे 2x लिख सकते हो, यहां भी 2x लिख सकते हो, पर यहां 2x नहीं लिखोगे आप, क्योंकि 2 इंटू 7 तो 14 होता है, यहाँ 4x लिखना पड़ेगा। x मतलब एक सेट में कितने क्रोमोसोम्स हैं। सो बेसिक क्रोमोसोम नंबर, या आप कहो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच सेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है। ये कैसा हो गया टेट्राप्लॉइड, क्योंकि इसमें 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ये 2 होमोलोगस हैं, ये 2 होमोलोगस हैं, इनके बीच क्रॉसिंग हो जाएगी, मियोसिस हो जाएगा, गैमीट बन जाएगा, इनके बीच भी क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी, मियोसिस हो जाएगा, गैमीट बन जाएगा, यानी ये कैसा है फर्टाइल हाइब्रिड बन गया अपने आप ही। इस फर्टाइल हाइब्रिड को कहते हैं ट्रिटिकम टर्जिडम। ट्रिटिकम टर्जिडम, दिस इज फर्टाइल एंड दिस इज टेट्राप्लॉइड। T से ट्रिटिकम, T से टेट्राप्लॉइड, 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, कैपिटल A, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल B। क्लियर? नाउ इस टर्जिडम में अपने आप नेचुरली फिर से हुआ म्यूटेशन, नेचुरल म्यूटेशन हुआ, मैं बार बार नेचुरल नहीं लिख रही हूं, और अपने आप ये कन्वर्ट हो गया, कुछ थोड़े बहुत चेंजेस हुए ट्रिटिकम ड्यूरम में। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रिटिकम ड्यूरम अभी भी इसी की तरह है, 2n इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू, सिर्फ हल्का सा म्यूटेशन ही तो हुआ है, कोई एक बेस इधर का उधर किसी तरह का म्यूटेशन हो गया होगा, तो अभी भी क्या है, ये टेट्राप्लॉइड ही है, फर्टाइल ही है, सेम है, बट थोड़ा सा चेंज हो गया, और वो थोड़ा चेंज बहुत बड़ा चेंज है, क्योंकि ये हार्ड व्हीट बना। इससे पास्ता, मैक्रोनी, मैदा, सूजी, सेमोलिना, ये सब कुछ बनाया जाने लगा, राइट? सो दिस इज नोन एज पास्ता और मैक्रोनी व्हीट। ब्रेड व्हीट नहीं बनाए अभी, मैक्रोनी व्हीट विच इज अ हार्डर व्हीट। हार्डर व्हीट, ये हमारी जो ब्रेड व्हीट होती है या आटा लगाते हैं वो तो सॉफ्ट होता है, वापस से रेजिलियंस हो जाता है, ये ऐसा नहीं है, राइट? सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पास्ता व्हीट या मैक्रोनी व्हीट या हार्ड व्हीट जो है वो टेट्राप्लॉइड है, हमारी ब्रेड व्हीट अभी बनेगी वो हेक्साप्लॉइड है। इसमें टोटल क्रोमोसोम्स 28 हैं, एक सेट में 7 क्रोमोसोम्स हैं, 4 7s are 28, हमारे में कितने होंगे 6 7s are 42, जो ब्रेड व्हीट है हमारे में, मतलब ब्रेड व्हीट में, ठीक है? और ये किससे बनी है? ट्रिटिकम टर्जिडम से। इसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम कहां से आए हैं, इसको ट्रेस करो वापस से। 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स कैपिटल ए मोनोकोकम से आए हैं, और 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इस एजिलोप्स स्पेल्टोइडस ग्रास से आए हैं। क्लियर? इस तरह से क्वेश्चंस पूछते हैं। अब ये कहानी तो एक तरफ चली म्यूटेशन के कारण से, दूसरी तरफ क्या हुआ, यही जो टर्जिडम है इसका क्रॉस हो गया, नेचुरल क्रॉस हो गया एक और वाइल्ड, ये नॉट वाइल्ड, गोट ग्रास, एक और टाइप की, विच इज एजिलोप्स, बट स्पीशीज अलग थी, इट वॉज स्क्वायरोसा, या टस्की भी कई जगह लिखा रहता है इसके साथ। ग्रास तो डिप्लॉइड ही होती है, तो ये तो 2n इज इक्वल टू, अब यहां कोई और क्रोमोसोम C दे दो, R दे दो, कुछ भी दे दो आप, वही 14, सेम कहानी थी। इन दोनों का हुआ क्रॉस, इनका जब क्रॉस हुआ नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन हुआ फिर से, राइट? नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन, तो क्या स्टोरी बनेगी, फिर से जो हाइब्रिड बनेगा, देखिए क्या कंडीशन होगी उसमें, एक R यहां से आ जाएगा, इनमें से एक आएगा गैमीट में, एक A यहां से आएगा और एक B यहां से आएगा, यानी क्या कंडीशन हुई, A B R, ठीक है, A B R। 7 यहां से आए, 7 इनमें से आ गया और 7 इनमें से आ गया, तो 7 3s are 21, यानी ये 3x कंडीशन है। 2n कितने हैं सोमैटिक सेल्स में, कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, 3 सेट्स हैं, A B R, और ये तीनों भी नॉन होमोलोगस हैं, इनमें भी मियोसिस पॉसिबल नहीं है, गैमीट फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है,
तो ये भी कैसा है, स्टेराइल है। और इसमें भी अब बाय चांस नेचुरली डुप्लीकेशन हो गया, और जब नेचुरल डुप्लीकेशन हो गया तो क्या होगा, 3x की जगह क्या बन जाएगा, 6x। कैपिटल A डुप्लीकेट हो गया, B डुप्लीकेट हो गया, R डुप्लीकेट हो गया, 21 क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट हो गए, 42 क्रोमोसोम्स बन गए, 6x हेक्साप्लॉइड कंडीशन, यही बना ट्रिटिकम एस्टिवम विच इज द ब्रेड व्हीट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज नोन एज ब्रेड व्हीट। ये फर्टाइल है, सारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, सो दिस इज फर्टाइल एंड दिस इज हेक्साप्लॉइड, यानी इसमें 6 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, हर सेट में 7 क्रोमोसोम्स हैं, 7 6 42, यहां पर 28 क्रोमोसोम्स हैं, हर सेट में 7 है, बट 7 4 28, दोनों ही फर्टाइल हैं। ये है ब्रेड व्हीट, ये है पास्ता या मैक्रोनी व्हीट, ये हेक्साप्लॉइड है, ये टेट्राप्लॉइड है, दोनों ही फर्टाइल हैं। इसके अंदर एक सेट यानी 2 सेट कहां से आए हैं, ए ट्रिटिकम मोनोकोकम से, यहां देखिए कैपिटल ए, 2 सेट बी कहां से आए हैं, एजिलोप्स पेल्टोइडस ग्रास से, और 2 सेट कहां से आए हैं, एजिलोप्स स्क्वायरोसा आर से। अब आप कहोगे मैम टर्जिडम से भी तो आए, अरे भाई टर्जिडम में कहां से आए थे, इन दोनों से आए थे, हम तो बेसिक देख रहे हैं, तो रटने की जरूरत नहीं है अगर हमको ये चार्ट याद हो जाए तो इसमें 2 सेट आए हैं मोनोकोकम से, 2 सेट आए हैं स्पेल्टोइडस ग्रास से, इसमें 2 सेट इन दोनों से तो आए हैं, साथ में 2 सेट स्क्वायरोसा ग्रास से भी आए हैं, दिस बिकम्स हेक्साप्लॉइड। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, नेचुरल पॉलीप्लॉइडी हो रही है, अपने आप क्रोमोसोम सेट का नंबर बढ़ रहा है, और एक इंप्रूव्ड वेराइटी व्हीट की, कहां तो वाइल्ड एनकॉर्न व्हीट जो शैटरिंग व्हीट था, वहां से हमें इतनी बढ़िया व्हीट मिल गई है। प्लीज नोट दिस। सो स्टूडेंट्स, आइए इस पूरे चार्ट को कोशिश करते हैं एक इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ याद रखने की। कैसे याद रख सकते हैं, बहुत सिंपल है, बॉयज माँ एंड डैड को टाटा बोलो। कैसे याद रखें इससे, आइए देखते हैं। बॉयज माँ एंड डैड को क्या बोलना है, टाटा, पर कैसे लिखेंगे, टाटा बोलो। ये हमारी ट्रिक है, कोशिश करते हैं सब कुछ लिखने की। सबसे पहले ओरिजिनल BO मतलब ट्रिटिकम, ट्रिटिकम तो कॉमन है, बॉटिकम, यहां से शुरुआत है कहानी की। तो ये मैंने बॉयज में बॉटिकम लिया है 10,000 साल पहले, जो वाइल्ड एंड कॉन्शैटरिंग ट्रेट वाली व्हीट थी। अब इससे, इसके म्यूटेशन से M बना, यानी ट्रिटिकम मोनोकोकम। तो मोनोकोकम का मैंने M ले लिया और इसका क्रॉस करवाया है A के साथ, यानी कि एजिलोप्स। स्पेल्टोइडस है बट मैंने इसका एजिलोप्स का A लिया है, ये दोनों का क्रॉस करवा दिया। ये डिप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड है, ठीक है। लेट मी राइट हियर, दिस इज डिप्लॉइड, दिस इज ऑल्सो डिप्लॉइड एंड दिस इज ऑल्सो डिप्लॉइड। नाउ इनके क्रॉस से बना, इन दोनों के क्रॉस से बना ट्रिटिकम टर्जिडम। तो टर्जिडम का मैंने T लिया है, तो इन दोनों के क्रॉस से बना ट्रिटिकम टर्जिडम, ये T ले लिया। और टर्जिडम, T से टर्जिडम, T से टेट्राप्लॉइड, तो ये है टेट्राप्लॉइड। नाउ इसका फिर से क्रॉस हुआ A यानी एजिलोप्स के साथ। अब ये है एजिलोप्स स्क्वायरोसा, ये हमने A ले लिया, इसका क्रॉस हुआ। इनके क्रॉस से बना ट्रिटिकम एस्टिवम, इनके क्रॉस से बना ट्रिटिकम एस्टिवम, ये है हेक्साप्लॉइड जो हमारा ब्रेड व्हीट है। ये मैंने TA ट्रिटिकम एस्टिवम लिया है, ठीक है। तो बोटिकम बॉयज, मोनोकोकम और एजिलोप्स माँ, टर्जिडम एंड एजिलोप्स टा, ट्रिटिकम एस्टिवम टा।
तो बॉयज माँ को टाटा बोलो, पर मम्मी को ही नहीं, डैडी को भी है। डैडी कहाँ से आ रहे हैं बीच में, देखिए डैडी आ रहे हैं यहां से। टर्जिडम में म्यूटेशन हुआ था जिससे डैडी मतलब ट्रिटिकम ड्यूरम बना था। दिस इज फॉर ट्रिटिकम ड्यूरम। लिखना तो स्मॉल से पड़ेगा क्योंकि स्पीशीज है, बट ये हमने डी यहां का लिया है। और क्योंकि टर्जिडम टेट्राप्लॉइड है तो ये भी नेचुरली टेट्राप्लॉइड ही होगा, बस इसमें म्यूटेशन से पास्ता वीट बन गया है। तो टर्जिडम से बना ड्यूरम, ये डी हो गया। तो एक हेल्प हो जाएगी आपको। पूछते हैं हेक्साप्लॉइड कौन सा है, टेट्राप्लॉइड कौन सा है, ब्रेड वीट कौन सा है, पास्ता या हार्ड वीट या मैक्रोनी वीट कौन सा है, एस्टिवम में कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है। हेक्साप्लॉइड मतलब 6 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, टर्जिडम और ड्यूरम में 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है, एजिलॉप्स, मोनोकोकम, बॉटिकम ये सब डिप्लॉइड यानी 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। पूछते हैं कि इसके 4 सेट कहां से आए हैं, 2 सेट यहां से और 2 सेट यहां से। इसके 6 सेट कहां से आए हैं, 2 यहां से, 2 यहां से और 2 इस वाली ग्रास से। तो इस तरह से इसे एक सिंगल ट्रिक से हम ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर मैं एक ट्रिक और लिख रही हूं क्योंकि बहुत क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट्स। वो ट्रिक है ड्यूटी इन हॉल। कहां ड्यूटी लगी हुई है, हॉल में। कैसे याद रखेंगे, ड्यूरम, ट्रिटिकम ड्यूरम, ये है ड्यूरम। और ड्यूरम जो है ये टी यानी टेट्राप्लॉइड है। टर्जिडम और ड्यूरम दोनों ही टेट्राप्लॉइड है। और एच, ए मतलब एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम। और ये हेक्साप्लॉइड है, बहुत क्वेश्चन आता है। एच ए, राइट। दिस इज द ब्रेड वीट एंड दिस इज ड्यूरम इज द पास्ता वीट और मैक्रोनी वीट और हार्ड वीट। डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं। ऑलराइट, सो इट्स वेरी सिंपल टू रिमेंबर। अगर आप एक सिंगल ट्रिक याद रख लोगे, बॉयज माँ एंड डैड को टाटा बोलो। बोटिकम, इसमें म्यूटेशन हुआ तो बना मोनोकोकम, इसका नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन हुआ एजिलॉप्स पेल्टोइडस से, दोनों ही डिप्लॉइड हैं तो बना टर्जिडम, ट्रिटिकम टर्जिडम जो टेट्राप्लॉइड है। इसका क्रॉस हुआ एजिलॉप्स स्क्वायरोसा से, ये डिप्लॉइड है, ये टेट्राप्लॉइड है तो बना ट्रिटिकम एस्टिवम जो हेक्साप्लॉइड है। प्लस साथ में टर्जिडम में म्यूटेशन से बना ड्यूरम विच इज पास्ता वीट और मैक्रोनी वीट और हार्ड वीट, दिस इज ऑल्सो टेट्राप्लॉइड। ऑलराइट, सो प्लीज नोट दिस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। हमने देखा कि कैसे नेचुरली बाय नेचर, नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन, नेचुरल डुप्लीकेशन, नेचुरल इंक्रीज इन द सेट ऑफ क्रोमोसोम्स यानी नेचुरल पॉलीप्लॉइडी से एक बहुत बढ़िया इंप्रूव्ड ब्रेड वीट हमें आज के समय में मिल गया। और कहां, तो हम वाइल्ड एनकॉर्न वीट से हमारी शुरुआत हुई थी। प्लीज नोट दिस स्टूडेंट्स। नेचुरल पॉलीप्लॉइडी से कैसे हमें इंप्रूव्ड वैरायटी मिली ये हमने समझा। ब्रेड वीट का ओरिजिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि कैसे साइंटिस्ट ने इस इंफॉर्मेशन को यूज किया और आर्टिफिशियली भी एक क्रॉप को इंप्रूव किया। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आर्टिफिशियल पॉलीप्लॉइडी यानी जो हमने मैन मेड कंट्रोल्ड कंडीशंस में कैसे हमने पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस करके क्रॉप की वैरायटी को इंप्रूव किया है। ट्रिटिकेल मैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में से पढ़ा चुकी हूं, बट आज आपको ये और क्लियर हो जाएगा। सो इससे बनाया था ट्रिटिकेल क्रॉप। इट्स अ न्यू क्रॉप। ये ना व्हीट क्रॉप के अंदर आता है ना राई क्रॉप के अंदर आता है। दिस इज द फर्स्ट मैन मेड सीरियल क्रॉप, पहला अनाज का नया क्रॉप जो हमने मैन मेड है बाय मुंतजिंग। याद आया आपको, मुंतजिंग इन्होंने फॉर्म किया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, फर्स्ट मैन मेड सीरियल क्रॉप, दिस इज ट्रिटिकेल। नाउ कैसे बनाइए, ट्रिटिकम एंड एस्टिवम से इन्होंने 2 तरह का ट्रिटिकेल बनाया था। याद आ रहा है आपको, हेक्साप्लॉइड ट्रिटिकेल जिसमें 6 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, ट्रिटिकेल, और एक बनाया था जिसमें 8 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं यानी ऑक्टाप्लॉइड ट्रिटिकेल। अब बड़ा सिंपल है, 6 सेट चाहिए
राई में तो हमेशा 2 सेट होते हैं, हमें 4 सेट और चाहिए। कौन सा वीट लोगे? टेट्राप्लॉइड वाला वीट ले लो, टर्जिडम। सो कैसे बनाए, रटने की जरूरत नहीं है। अब ट्रिटिकम टर्जिडम, इसका क्रॉस, अब ये नेचुरली नहीं हो रहा, हम करवा रहे हैं इसे। हमने राई यानी सीकेल सीरियले, दिस इज राई एंड दिस इज वीट। वीट और राई का क्रॉस है, ये क्रॉस करवाया। ये हम जानते हैं टेट्राप्लॉइड है, यानी 2n4x, सपोज A, B, और हम जानते हैं एक में 7 है, तो 7 4 28 क्रोमोसोम्स होंगे इसमें। राई जो है ये डिप्लॉइड है, 2n, सपोज R, क्रोमोसोम को हम R नेम दे देते हैं, 14 क्रोमोसोम्स है, ठीक है। इसका हम क्रॉस करवा रहे हैं, आर्टिफिशियल क्रॉसिंग करवाई। हाइब्रिड जो बनेगा उसमें एक A, एक B और एक R आएगा, यानी कि 2 सेट यहां से, एक सेट यहां से, 3x। और ये नॉन होमोलोगस हैं तो ये स्टेराइल होगा, सेम कहानी, मियोसिस पॉसिबल नहीं है, गैमीट नहीं बनेगा, स्टेराइल है। अब वीट के केस में क्या हो रहा था, नेचुरल डुप्लीकेशन हो रहा था, यहां पे आर्टिफिशियली हम करवा रहे हैं। हमने पढ़ा था कॉलचीसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रोमोसोम डुप्लीकेशन, तो यहां पर साइंटिस्ट ने कॉलचीसिन ट्रीटमेंट किया, कॉलचीसिन ट्रीटमेंट दिया, और इससे हुआ क्रोमोसोम डुप्लीकेशन। और जब क्रोमोसोम डुप्लीकेशन हुआ तो 3x की जगह अब बन गया 6x, A का होमोलोगस बन गया, B का बन गया, R का बन गया, 6 7 42 क्रोमोसोम्स हो गए। यहां पर कितने थे, 7 7 यहां से और 7 यहां से, यानी 21 थे, अब ये 42 हो गए। और ये फर्टाइल होगा क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, तो बहुत आराम से मियोसिस, गैमीट फॉर्मेशन सब कुछ हो सकता है। 6x ये बन गया हेक्साप्लॉइड ट्रिटिकेल। आर्टिफिशियली कॉलचिसिन को आर्टिफिशियली यूज किया डुप्लीकेशन के लिए, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवाया। ऐसे ही अगर ऑक्टाप्लॉइड बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, राई में तो डिप्लॉइड कंडीशन ही होती है, आपको 8 सेट चाहिए, 2 सेट यहां से आ जाएंगे, 6 सेट वीट से चाहिए। कौन सी वीट है जिसमें 6 सेट हैं, ब्रेड वीट, तो यहां क्रॉस करवाया ट्रिटिकम एस्टिवम एंड सीकेल सीरियले के बीच में। ये है 6x, 2n इज इक्वल टू 6x, A, B, R, टोटल कितने क्रोमोसोम्स हैं, 6 7 42। रटने की जरूरत कुछ भी नहीं है। ये 2n इज इक्वल टू, सपोज अब यहां मैं D लिख देती हूं, D 14। या आप कंफ्यूज मत हो, इसको R ही रखते हैं क्योंकि यहां भी R रखा है, मैं यहां D कर देती हूं, कोई और सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है। करवा दीजिए, क्रॉस करवाइए। हाइब्रिड में से 3x यहां से आएंगे, A, B, D, एक यहां से आएगा R, 3x प्लस 1x यानी 4x, टेट्राप्लॉइड कंडीशन बनी, ठीक है, टेट्राप्लॉइड कंडीशन बनी। 7 3 21 यहां से और 7 यहां से, यानी टोटल 28। बट ये सारे नॉन होमोलोगस हैं, मियोसिस नहीं होगा, गैमीट्स नहीं बनेंगे, ये स्टेराइल है। हमें वापस से डुप्लीकेशन कराना पड़ेगा, कॉलचीसिन का ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। कॉलचीसिन का ट्रीटमेंट देंगे तो सब डुप्लीकेट हो जाएंगे, A, B, D, R, और 28 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो तो 56 डुप्लीकेट हो रहा है। और ये 8 सेट्स हो गए, वैसे भी 8 7 56 होता है, हर बेसिक सेट में 7 क्रोमोसोम्स है। ये बन गया ऑक्टाप्लॉइड ट्रिटिकेल। इंटरजेनेरिक क्रॉस है ये, दो अलग अलग जीनस के बीच में। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन और क्रॉस। वीट एंड राई से बना है, ट्रिटिकम एंड सीकेल, सो ट्रिटिकेल, राइट। ये केल यहां से ले लिया और ट्रिटिकम का ट्री वर्ड ले लिया, सो ट्रिटिकम का ट्रिटी और सीकेल का केल, सो ट्रिटिकेल बन गया। इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन से
आर्टिफिशियल पॉलीप्लॉइडी के थ्रू हमने एक न्यू क्रॉप, इंप्रूव्ड वेराइटी, न्यू क्रॉप, नया क्रॉप हमने फॉर्म कर लिया। क्या इसके इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं स्टूडेंट्स? अगर हम वीट और राई से कंपेयर करें तो इसकी हायर यील्ड है, बढ़िया यील्ड है इसकी। ये कैरेक्टर वीट ने कंट्रीब्यूट किया है, कंट्रीब्यूटेड बाय वीट, ट्रिटिकम से। और राई से इसे क्या मिला है? रेजिस्टेंस। नॉर्मल वीट से ज्यादा रेजिस्टेंस है ट्रिटिकेल के अंदर, क्योंकि राई से वो कंपोनेंट आ गया है। सो रेजिस्टेंस टू डिजीज इंक्रीज्ड एंड दिस इज कंट्रीब्यूटेड बाय राई। इसके अलावा नॉर्मल वीट के कंपैरिजन में प्रोटीन कंटेंट भी हाई है, प्रोटीन कंटेंट हाई है। जनरली इसको फॉडर क्रॉप की तरह यूज करते हैं। ग्लूटेन कम होता है इसमें, ग्लूटेन कंटेंट इज लेस एंड दिस इज यूज्ड एज फॉडर क्रॉप, चारे की तरह यूज करते हैं फॉडर क्रॉप। बहुत बढ़िया फॉडर क्रॉप है ये। तो आपको क्या रटा होना चाहिए? फर्स्ट मैनमेड सीरियल क्रॉप किसने बनाया? मुंतजिंग ने। क्या नाम है? ट्रिटिकेल। किसका क्रॉस है? इंटरजेनेरिक क्रॉस है। किसका क्रॉस है? वीट और राई का, ट्रिटिकम और सीकेल का। राई डिप्लॉइड है और ट्रिटिकम, अगर टर्जिडम टेट्राप्लॉइड लेंगे तो हेक्साप्लॉइड ट्रिटिकेल बनेगा, और अगर ये हेक्साप्लॉइड लेंगे तो ऑक्टाप्लॉइड ट्रिटिकेल बनेगा। बस इतना याद होना चाहिए। तो हमने देखा कि कैसे नेचुरल पॉलीप्लॉइडी हो, जिससे ब्रेड वीट, पास्ता वीट फॉर्म हुआ है ड्यूरिंग एवोल्यूशन, या आर्टिफिशियली हमने खुद ने पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस करी हो। दोनों ही तरह से पॉलीप्लॉइडी से कैसे हमने क्रॉप की वेराइटीज को इंप्रूव कर लिया है, इवन नया इंप्रूव्ड क्रॉप तक बना लिया है। So this is also one of the method of crop improvement, just like conventional or classical plant breeding. Please note this, then we'll read one more method for crop improvement. तो स्टूडेंट्स, हमने क्रॉप ब्रीडिंग, क्रॉप इम्प्रूवमेंट के अंडर क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग पढ़ा, जो आपके कोर्स में चैप्टर के अंदर है, एनसीईआरटी के, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टेप्स। फिर हमने देखा पॉलीप्लॉइडी, नेचुरल या आर्टिफिशियल, दोनों से ही कैसे हम क्रॉप को इम्प्रूव और कर सकते हैं। और अब हम थर्ड मेथड को पढ़ रहे हैं, दैट इज सिलेक्शन। So let's read about the third method of crop improvement, which is selection method. Crop improvement का सबसे पुराना method, before polyploidy was explored, before conventional hybridization technique was explored, उसके भी पहले, तो direct question है ये, this is the oldest method for crop improvement. ओल्डेस्ट मेथड है। क्या मतलब है? 3 तरह का सिलेक्शन हो सकता है, आइए समझते हैं। फर्स्ट, मास सिलेक्शन। क्या मतलब है? मास का क्या मतलब होता है? पूरा एक ग्रुप। इसमें क्या करते हैं समझिएगा। पहले तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं कि ये सिलेक्शन भी जो हम 3 तरह का पढ़ेंगे, उसमें भी सबसे पुराना मेथड है क्रॉप इंप्रूव करने का, जो फार्मर्स यूज करते थे, और सबसे सिंपल भी है। सो इट इज सिंपलेस्ट एंड ओल्डेस्ट सिलेक्शन मेथड, सिलेक्शन मेथड। ठीक है, इन तीनों में जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें भी सबसे पुराना और सबसे सिंपल मेथड है। देखो बहुत सिंपल है। सपोज करिए कि ये पूरी एक फील्ड है और यहाँ बहुत सारे क्रॉप्स लगे हुए हैं, अलग अलग वैरायटी, अलग अलग स्पीशीज, अलग अलग जीनस के। एक मिक्स पॉपुलेशन है, जेनेटिकली मिक्स्ड पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स है। हम उसमें से ढूंढेंगे कि कौन कौन से प्लांट्स हैं जिनमें हमारे डिजायर्ड कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होते हैं। हाई यील्ड है, रेजिस्टेंस टू डिजीज है, इंप्रूव्ड क्वालिटी है, जो भी है, उनको हम सिलेक्ट कर लेंगे। और सिलेक्ट करके जब फसल काटने का, हार्वेस्टिंग का टाइम आएगा, तो उनके जो बीज हैं, उनके जो सीड्स हैं, सपोज मैंने 10 प्लांट्स को चूज करा, वेराइटी, स्पीशीज सेम हो सकती है, अलग हो सकती है, कोई मतलब नहीं है। मैंने 10 क्रॉप को चूज करा जेनेटिकली मिक्स पॉपुलेशन में से, और मैंने उनके बीज, सीड्स को ले लिया और उन सीड्स को हार्वेस्टिंग के टाइम पे कलेक्ट करके इस फसल को तो काट दिया, बेचना जो करना है वो कर दिया, और अब मैंने इन सीड्स को, 10 पेड़ों की सीड्स को एक साथ वापस से सो कर दिया, बो दिया मैंने 10 प्लांट्स की सीड्स को। और फिर उसमें से फर्स्ट जनरेशन आएगी और फिर हमने उन्हें जो है सीड्स को मिक्स करके, क्रश करके, मिक्स करके हमने सो किया था। जो भी
नई इम्प्रूव जो भी नई जनरेशन आएगी उसमें हम देख लेंगे कि कौन से प्लांट्स हैं, प्रोजेनीज हैं, हाइब्रिड्स हैं जिनके अंदर हमारे डिजायर्ड कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन ज़्यादा आ रहा है। उन्हें फिर हम उनकी सीड्स को लेके फिर हम उन्हें आगे और ग्रो करेंगे, उनकी मल्टीपल जनरेशन्स क्रिएट करेंगे और बाकियों को हम रिजेक्ट कर देंगे। तो हमने एक मास सिलेक्शन किया है, हमने कई सारे मिक्स पॉपुलेशन में से कई सारे डिजायर्ड प्लांट्स के सीड्स को एक साथ मिक्स करके सो किया है। ऑलराइट, सो व्हाट इज मास सिलेक्शन? व्हाट आर वी डूइंग? जेनेटिकली मिक्स्ड पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स ये है हमारे पास अवेलेबल किसी भी फील्ड में। इसमें से हमने जो हमें दिखाई दे रहे हैं, सो फिनोटिपिकली सुपीरियर प्लांट्स सिलेक्टेड, जितने भी हैं उनको हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद में एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग देयर, इनकी ये जो सिलेक्ट करे हैं, देयर सीड्स आर हार्वेस्टेड, मिक्स करा उनको सबको, सीड्स को मिक्स्ड एंड ग्रोन इन सेम फील्ड। एक साथ मिक्स कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीड्स आर हार्वेस्टेड एंड मिक्स्ड एंड ग्रोन, राइट, टू ऑब्टेन प्रोजेनी। और फिर जो भी सुपीरियर प्रोजेनी हुए उन्हें सिलेक्ट कर लिया, सुपीरियर प्रोजेनी। और अब आप जानते हो सुपीरियर प्रोजेनी का मतलब प्रोजेनी विथ डिजायरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, डिजायरेबल ट्रेट्स, दे आर सिलेक्टेड और बाकियों को हमने रिजेक्ट कर दिया, दीज आर सिलेक्टेड। जैसे बाजरे की एक बहुत ही बढ़िया वैरायटी है पूसा मोती। बाजरा जो है स्टूडेंट्स, पर्ल मिलेट जिसको बोलते हैं, ये सेमी एरिड रीजन में ग्रो करता है जहाँ पर इतनी अच्छी सॉइल फर्टिलिटी नहीं होती, इतना ज़्यादा पानी नहीं होता, और वहाँ पर पूसा मोती को हमने इसी मास सिलेक्शन के थ्रू वो वैरायटी को हमने ऑब्टेन किया है। एग्जाम्पल पूसा मोती। और भी बहुत सारे हैं, आपको ज़्यादा नहीं पता होना चाहिए, आपको बस ये पता होना चाहिए कि इसमें हम बहुत सारे पेरेंट्स प्लांट को, सुपीरियर प्लांट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं और उनकी सीड्स को मिक्स करके ग्रो कर रहे हैं। सो पूसा मोती, बाजरा या पर्ल मिलेट विच इज अ स्टेबल फूड इन सेमी एरिड रीजन, उससे हमने पूसा मोती मास सिलेक्शन के थ्रू ही डेवलप किया है। आइए अब हम पढ़ते हैं सेकेंड टाइप ऑफ सिलेक्शन एंड दैट इज प्योर लाइन सिलेक्शन। अब आपको और अच्छे से समझ आएगा इन दोनों का डिफरेंस। इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एक जेनेटिकली मिक्स पॉपुलेशन है, राइट, जेनेटिकली मिक्स्ड पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स, ठीक है। इसमें से कोई एक प्लांट जिसके कैरेक्टर्स बहुत बढ़िया हैं और आप चाहते हो कि प्रोजेनी में वही सेम कैरेक्टर्स रिटेन्ड रहें। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको तो आप सेल्फ पॉलिनेटिंग और क्रॉस पॉलिनेटिंग दोनों तरह के प्लांट्स में यूज कर सकते हो। जनरली इसको यूज किया जाता है, लेट मी राइट हियर, डन यूजुअली फॉर क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट्स, क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट्स। सेल्फ पॉलिनेटिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, बट क्रॉस पॉलिनेटिंग के लिए भी करते हैं ज्यादातर, क्योंकि इसमें अलग अलग सीड्स को मिक्स कर रहे हैं, तो वो क्रॉस पॉलिनेटिंग होना चाहिए, उनके अंदर एक कैरेक्टर होना चाहिए कि किसी का पोलन, किसी के स्टिग्मा, मतलब जीन्स जो है उनकी मिक्सिंग हो सके। ये हम सिर्फ और सिर्फ ओनली, यहां पे मैंने लिखा है यूजुअली, यानी सेल्फ पॉलिनेटिंग के लिए भी कर सकते हैं, बट दिस इज ओनली डन फॉर सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट्स। अब देखिए क्या होगा अगर इस तरह के प्लांट्स में आपने मास सिलेक्शन करा केवल और इनका पॉलिनेशन ही नहीं हुआ, सीड्स की कोई कैरेक्टर्स की मिक्सिंग ही नहीं हुई, तो हमारा तो वो लॉस हो जाएगा। तो इसमें क्या किया जाता है, एक जेनेटिकली मिक्स पॉपुलेशन में से जो भी एक प्लांट जिसमें आपके सुपीरियर ट्रेट्स हैं, आप तो चाहते हो बस उसकी कार्बन कॉपी बन जाए, उस एक प्लांट को आपने सिलेक्ट कर लिया, एक प्लांट को। यहां बहुत सारे प्लांट्स थे, उनकी सीड्स को मिक्स किया था, यहां ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अ प्लांट इज सिलेक्टेड with
डिजायरेबल ट्रेट्स, ठीक है, विथ डिजायरेबल ट्रेट्स। एक पेड़ को, तो सपोज मुझे हाई यील्ड चाहिए, इस पेड़ में बहुत अच्छी हाई यील्ड है तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। मुझे डिजीज रेजिस्टेंस इस पेड़ का बहुत अच्छा है, इसको सिलेक्ट किया। बट इनको मिक्स नहीं करूंगी मैं इसको अलग इसकी प्योर लाइन बनाऊंगी सेल्फिंग कराकर, इसकी अलग प्योर लाइन बनाऊंगी, इससे अलग प्रोजेनीज बनेंगे जिनमें हाई यील्ड होगा, इससे अलग प्रोजेनीज बनेंगे जिनमें डिजीज रेजिस्टेंस होगा। क्लियर? सो इंडिविजुअली ग्रोन करेंगे, इसमें कोई सीड्स की मिक्सिंग करके नहीं करेंगे। सो इंडिविजुअल प्लांट्स आर सिलेक्टेड एंड नाउ दे आर सेल्फ्ड फॉर सेवरल जनरेशंस। और हम जानते हैं स्टूडेंट्स की कई जनरेशन तक जब हम सेल्फिंग करेंगे तो होमोजाइगोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, यानी वो जो डिजायरेबल ट्रेट है वो रिटेन हो जाएगा। सो इंक्रीज्ड होमोजाइगोसिटी, जिसके कारण से द डिजायरेबल ट्रेट इज रिटेन्ड, ट्रेट इज रिटेन्ड। यही तो पढ़ा है हमने, तभी तो प्योर लाइन क्रिएट करते हैं, अपन जानते हैं, एक बेसिक फंडामेंटल है। सो इसकी सेल्फिंग करवाई, यानी प्योर लाइन बना रहे हैं, इसीलिए प्योर लाइन सिलेक्शन, होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी, ट्रेट रिटेन रहेगा। और इस तरह से हमने वीट की बहुत सारी वेराइटीज बनाई हैं। आपको याद है मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था 12 साल लगे थे HUW486 वीट वेराइटी को बनाने के लिए, वो ऐसे ही बनाई थी। ऐसे ही कोई वीट की वैरायटी को सिलेक्ट किया, उसको प्योर लाइंस बनाई और तब जाकर ये HUW486 वीट वैरायटी बनी थी। ऐसे ही कल्याण सोना वीट की ही वैरायटी है, PV18 सब वीट की वैरायटीज हैं, ये सब प्योर लाइन सिलेक्शन के थ्रू ही बनाई है। नाउ लेट्स रीड अबाउट द थर्ड लास्ट मेथड ऑफ सिलेक्शन, दिस इज कॉल्ड क्लोनल सिलेक्शन। बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए स्टूडेंट्स, ये जो दोनों तरीके हैं मास और प्योर लाइन, एक तो ये क्वेश्चन आता है सिर्फ सेल्फ पॉलिनेटिंग के लिए करते हैं, ये सिंपलेस्ट ओल्डेस्ट मेथड है। यहाँ पर इकट्ठा खूब सारे पेड़ों को सिलेक्ट करके सबकी सीड्स को मिक्स करके करवाते हैं सिलेक्ट करते हैं जो भी हमारा डिजायरेबल है, और यहाँ प्योर लाइन क्रिएट कर रहे हैं। क्लोनल सिलेक्शन का क्या मतलब है? देखिए, ये जो सेल्फ पॉलिनेटिंग या क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट्स हैं, ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, लेकिन हम जानते हैं, हमने 12th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में, कि कुछ प्लांट्स हैं जो वेजिटेटिवली प्रोपोगेट करते हैं, यानी स्टेम, रूट, लीफ इनके थ्रू प्रोपोगेट करते हैं। जैसे पोटैटो है, वो ट्यूबर के थ्रू प्रोपोगेट करता है, रिप्रोड्यूस करता है, एसेक्सुअल वेजिटेटिवली प्रोपोगेट करते हैं। तो उनमें तो ये सब कुछ काम नहीं आने वाला, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब सोमैटिक सेल का मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी कि कोई मिक्सिंग ऑफ जीन ऐसा तो कुछ होता नहीं है, उससे तो क्लोन्स बनते हैं जो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली एग्जैक्टली सिमिलर कॉपीज होते हैं पेरेंट्स के। तो वहाँ हम कैसे इंप्रूव वेराइटी बनाएं? हम आलू की, पोटैटो की कैसे इंप्रूव वेराइटी बनाएं? वहाँ तो कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है, वहाँ काम आता है क्लोनल सिलेक्शन। सो लेट मी राइट दैट दिस इज डन फॉर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आता है वेजिटेटिवली प्रोपोगेटिंग प्लांट्स, राइट, एसेक्सुअल। इनमें फॉर्म होते हैं क्लोन्स, राइट, ये जो प्लांट्स हैं दे फॉर्म क्लोन्स। और हम जानते हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर 12th का पढ़ा है कि क्लोन्स का मतलब होता है जेनेटिकली एंड मतलब जीन वाइज भी और दिखने में भी मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, एक दूसरे से भी सिमिलर है और अपने पेरेंट से भी सिमिलर है। तो अब हम क्या करें? देखिए, बहुत सिंपल है। सपोज ये एक कोई वैरायटी है, ये इसका क्लोन बना, ठीक है। सपोज ये एक पेरेंट ए है, इसकी क्लोन बना, बहुत सारे ये सब एक दूसरे से भी सिमिलर है और पेरेंट से भी सिमिलर है। हम इसे नाम दे देंगे क्लोन ए। एक और प्लांट है बी, ये इसका क्लोन बना, क्लोन मतलब फिर से वही बिल्कुल सेम एग्जैक्ट कॉपी बना, क्लोन बी, ठीक है। अब यहां सिलेक्शन कैसे होगा? इनके बीच में सिलेक्ट करने का कोई मतलब नहीं है। इस पेरेंट ए से जितने भी, इस आलू से जितने भी आलू बन रहे हैं, इसको सिलेक्ट करने का कोई मतलब नहीं है। ये सब सेम ही होंगे, ये सारे भी सेम ही होंगे। जो भी पोटैटो की वैरायटी है, इससे जितने भी पोटैटोज बन रहे हैं वो सेम ही होंगे।
तो फिर हम कैसे डिसाइड करें कि हम किसको ज्यादा ग्रो करें? यहां सिलेक्शन विद इन द क्लोन नहीं होगा बल्कि इन बिटवीन द क्लोन होगा। आप ये देख लीजिए कि ये आलू की वैरायटी ज्यादा बेनिफिशियल है या ये ज्यादा बेनिफिशियल है इन टर्म्स ऑफ हाई यील्ड, रेजिस्टेंस, इंप्रूव क्वालिटी एक्सेट्रा। अगर आपको लगता है कि ये ज्यादा बेनिफिशियल है, इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको ग्रो करते हैं। अगर ये ज्यादा लगती है तो इसको ग्रो करते हैं, वरना अगर ये कम है, कम बेनिफिशियल है, तो इसको ग्रो ही नहीं करेंगे आगे, इस पे पैसा टाइम खराब नहीं करेंगे, इसको ग्रो करेंगे। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है दैट सिलेक्शन इज डन। यहां पे ऐसा नहीं था स्टूडेंट, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है, यानी हर प्लांट, एक प्लांट से 4 प्लांट्स भी अगर बने हैं, 4 सीड्स और 4 प्लांट्स, तो वो चारों एक दूसरे से भी अलग होंगे और पेरेंट से भी अलग होंगे, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मियोसिस है, क्रॉसिंग ओवर है, रिकॉम्बिनेशन है। तो यहां तो पर्टिकुलर प्लांट पे फोकस करना पड़ेगा, यहां पर्टिकुलर आलू, पर्टिकुलर क्लोन पे फोकस नहीं करेंगे, यहां 2 वेराइटी के क्लोन्स के बीच में देखेंगे, 2 प्लांट्स के। सो सिलेक्शन इज डन इन बिटवीन क्लोन्स एंड नॉट विद इन क्लोन। क्लोन के आपस में तो यहां इस कॉलोनी के अंदर सिलेक्शन का कोई मतलब ही नहीं है, ये सब एक से ही हैं। सो सिलेक्शन इज डन बिटवीन क्लोन्स। मैं इन हटा देती हूं, आप कंफ्यूज हो जाओगे, बिटवीन क्लोन्स, राइट। नाउ जो भी सिलेक्टेड क्लोन है इज ग्रोन इन फील्ड्स, फिर उसको हम ग्रो करेंगे, ठीक है। और यहां पर हमने बहुत सारी पोटैटो की वैरायटीज बनाई हैं, जैसे कुफरी सफेद, देन कुफरी रेड, कुफरी सैफरन, कई सारी। दीज ऑल आर इंप्रूव्ड पोटैटो वैरायटीज। वेजिटेटिवली प्रोपोगेटिंग प्लांट्स के लिए क्लोनल सिलेक्शन यूज करते हैं। तो आज की क्लास में हमने सबसे पहले हमने लास्ट क्लास तक कंप्लीट किया था क्लासिकल या कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग, जो बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉस पॉलिनेशन से होता है। सेकेंड हमने पढ़ा पॉलीप्लॉइडी, और थर्ड हमने पढ़ा सिलेक्शन। जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से कैसे इंप्रूव क्रॉप्स बनते हैं वो हम बायोटेक में पढ़ चुके हैं। तो अब हमारा 5th मेथड ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट बचा है, विच इज म्यूटेशन ब्रीडिंग। कैसे हम क्रॉप की वैरायटी को इंप्रूव कर सकते हैं बाय इंड्यूसिंग म्यूटेशंस। जैसे वीट के ओरिजिन में हमने देखा था नेचुरल म्यूटेशन हुआ था, ट्रिटिकम टर्जिडम से अपने आप ट्रिटिकम ड्यूरम बन गया था, या वाइल्ड एनकॉर्न वीट से अपने आप कल्टिवेटेड एनकॉर्न वीट बन गया था। बट यहां पर कैसे हम म्यूटेशंस को इंड्यूस कर सकते हैं, कौन से वो म्यूटाजेंस हैं, फिजिकल केमिकल फैक्टर्स हैं, और उससे कैसे क्रॉप इंप्रूवमेंट होगा, वो सब कुछ और बहुत कुछ नेक्स्ट क्लास में। Till then, a very happy learning and have a good day. Thank you.